नमस्कार, मैं आज़ाद कबीर। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़। न्यू इंडिया न्यूज़ का ये खास कार्यक्रम है ग्राउंड जीरो कार्यकर्ता क्या मौका मिलेगा। आज न्यू इंडिया न्यूज़ की टीम इस वक्त मौजूद है वार्ड नंबर 16 में, आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र है, और हमारे साथ बात करने के लिए एक ऐसा व्यक्तित्व मौजूद है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में 35 से 36 साल अपने जीवन के दिए हैं और ग्राउंड जीरो के कार्यकर्ता हैं ये। आज हम आपको मिलवाएंगे रितु सिंह चौहान जी से, जिन्होंने समाज में बहुत काम किया है अपने इस वार्ड में 16 नंबर में। हमारे दर्शकों को वो सारे अनस्पोकन अनटोल्ड स्टोरी के बारे में पता लगेगा। रितु सिंह चौहान जी जिन्होंने 36 साल कांग्रेस की सेवा की है, जनता की सेवा की है, समाज की सेवा की है, और हम मुलाकात करवाते हैं आपको अपने ख़ास मेहमान से। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ में। थैंक यू। मैडम, सबसे पहला आपसे सवाल यही होगा कि हमारे दर्शकों को आप अपने सामाजिक कार्य आपने जो भी किए हैं वो हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, ऐसा है, पिछले 35-36 साल से इसी वार्ड में, इसी क्षेत्र में रहते हुए मैंने लोगों की समाज सेवा का मतलब होता है कि समर्पण की भावना, अपने सुख, अपने चैन को छोड़कर और लोगों की सेवा में मैंने ये साल दिए हैं। अगर हम बात करें महिलाओं के अधिकार की, बहुत लंबे समय तक मैंने इस क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं के अधिकार को लेकर बहुत लंबा संघर्ष किया है। दूसरी बात, अगर हम बात करें मजदूरों की, जो हमारे क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे भी रहते हैं, उन लोगों के लिए मैंने राजधानी मजदूर संघर्ष संघ के माध्यम से इन लोगों के अधिकार के लिए बहुत लंबे समय तक तैयारी करी और इनकी लड़ाई मैंने लड़ी है। आज अगर हम बात करें कि इस क्षेत्र की समस्याओं की, शायद मैं टिप्स पर आपको बता सकती हूँ कि इसकी क्या समस्या है इस क्षेत्र की, क्योंकि मैंने अपना सारा जीवन, जो जीवन अगर हम कहें कि लोग अपने घूमने में, फिरने में या अल्लड़पने में निकालते हैं, वो जीवन मैंने क्षेत्र और पार्टी के लिए समर्पित किया है। मैडम, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक सेकंड रोक रहा हूँ। हम क्षेत्र की और आपके वार्ड की समस्या पे हम बात तो करेंगे मैडम, लेकिन सबसे पहले हमारे दर्शक आपके बारे में जानना चाहेंगे। आपने कांग्रेस पार्टी कब आपने ज्वाइन करी थी? राजनीति में आप कैसे, आपको इंस्पिरेशन मिली, कैसे आप राजनीति में, आपको किससे प्रेरणा मिली, आप राजनीति में आप कैसे आए? देखिए, ऐसा है, मेरा जो पारिवारिक परिवेश रहा है वो कांग्रेस पार्टी का ही रहा है। जब हम लोगों ने अपना होश संभाला तो हमने घर में, परिवार में जब भी देखा, पार्टी के प्रति समर्पण देखा, तो वो भावना, वो जज्बा हमारे ब्लड में है। और जब हम बात करते हैं अगर जहांगीरपुरी की, वार्ड नंबर 16 की या पूरे विधानसभा की, हमने कोई सीमित काम नहीं किया है। मेरे जो काम हैं पूरी विधानसभा में मैंने किए हैं। और उसमें अगर मैं कहूँ कि मैं कैसे आई, सबसे पहले मैं एक छोटा सा पेपर निकालती थी जिसका नाम था अनुपम दुनिया। जो क्षेत्र के अंदर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी जो आसानी से हर आदमी सॉल्व नहीं करा सकता, वो लोग मेरे पास आते थे, मैडम ये प्रॉब्लम है। अगर हम बात करें किसी के अधिकार की, राशन कार्ड की, पेंशन्स की, अगर हम उस समय आधार कार्ड नहीं हुआ करते थे, ये छोटी छोटी बहुत माइनर प्रॉब्लम थी, लेकिन हमारे लोगों के लिए, क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत मेजर थी, क्योंकि उनके काम आसानी से नहीं होते थे। उसके लिए मैंने संघर्ष किया, लोगों के बीच में रही, प्रेस के माध्यम से मैंने लोगों की आवाज़ उठाई कि भाई महिलाओं के अधिकार के लिए हमें क्या करना चाहिए। पानी की बहुत समस्या थी इस क्षेत्र में, बूंद बूंद के लिए लोग तरसते थे, उसके लिए हमने बहुत संघर्ष किए, धरने किए, प्रदर्शन किए, और हम लोगों ने उस अधिकार के लिए लड़ाई करी। यानी हमारे दर्शकों को एक नई जानकारी मिलेगी कि रितु सिंह चौहान जो हैं वो एक अपने टाइम में पत्रकार भी थी। पहली बार मैं पत्रकार के माध्यम से लोगों से जुड़ी। और आप अपने उस टाइम पे जब आप ये अपनी पत्रिका जो निकालती थी आप, और तो पत्रिका का नाम क्या बताया था? अनुपम दुनिया। अनुपम दुनिया जो आप ये पत्रिका निकालती थी, मेरा वीकली पेपर था। यस, वीकली पेपर था।
वीकली पत्रिका, वीकली मैगजीन के माध्यम से आप जनता के जनहित के मुद्दे आप उठाती हैं। बिल्कुल जनहित के मुद्दे उठाती थी और लोगों का बहुत प्यार और स्नेह मेरे को इसलिए मिलता था कि लोग कहते थे इस समय लोग घूमते हैं, फिरते हैं, एंजॉय करते हैं और आप लोगों की समस्या, मुझे कभी फ़ोन आता था, उस समय मोबाइल नहीं हुआ करते थे। ये आप कब की बात कर रहे हैं? साल आप बताएंगे, सन बताएंगे आप? लगभग मैं बात करूं तो 86-87 की बात करें, 86 87 1986-87 की यस बात कर रही हूँ मैं। लगभग ये 35 साल हो गए हैं। तो एक लंबा एक पीरियड रहा है संघर्ष का। अच्छे बुरे अनुभव रहे हैं, पब्लिक के बीच में रहकर पता चला है कि वाकई हमारी जो जहांगीरपुरी के जो लोग हैं, सराय पीपल थला के जो लोग हैं, उन लोगों को बहुत लंबे समय से संघर्ष करना पड़ा अपने अधिकार लेने के लिए। तो मैंने देखा कि क्यों ना इनके उस संघर्ष में मैडम ने भी जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर के आप चली? बिल्कुल चली हूँ। अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने आपको कहा, मजदूरों के अधिकार की बात करें, बहनों की बात करें, उस गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की बात करें कि एक टाइम की रोटी के लिए वो किस तरीके से मेहनत करते हैं और शायद वो भी आते आते हाथ से छूट जाती है, उनके बीच में रहकर झुग्गियों में जैसे आग लग गई है, उस समय हमारी प्राथमिक क्या रिलीफ है जो हम उनको दे सकें? सबसे पहले होती है सिंपैथी, कि हम उनके पास जाएं, उनकी प्रॉब्लम देखें, कम से कम ज़्यादा नहीं 2-4 टाइम का उनको खाना दें। ऐसी चीज़ें हैं जो दिल से जुड़ी हुई हैं और धीरे 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 कहते हैं कि चलते गए, काफिला बनता गया और लोगों ने कहा कि मैडम जब आप समाज सेवा में हो तो क्यों ना आप राजनीति में आए। बिल्कुल मैडम, आपने बिल्कुल सही बात है कि जब एक जिम्मेदार व्यक्ति समाज का, सिविल सोसाइटी का एक व्यक्ति होता है, तो समाज के लिए जब हम कार्य कर रहे होते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज को कुछ दें रिटर्न में और रिलीफ पहुंचाएं। जी। और अगले सवाल पे मैडम हम आगे बढ़ेंगे। आपने भी मैडम बताया कि आपके घर से ही राजनीति शुरू होती है। बचपन में जब आपने होश संभाला तो उसी वक्त से आपके फैमिली में, परिवार में राजनीति से जुड़ाव था। तो क्या आपके माताजी या पिताजी कौन थे राजनीति में, थोड़ा बताएंगे आप? देखिए, ऐसा है कि मेरी फैमिली में कोई पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन आइडियोलॉजी जो है वो कांग्रेस की है। अच्छा, शुरू से आइडियोलॉजी कांग्रेस की रही? विचारधारा जो है मेरे पारिवारिक परिवेश में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की बात होती थी। तो रितु सिंह चौहान जी को कांग्रेस की कौन सी आइडियोलॉजी और पॉलिसी, नीति अच्छी लगी जो आपने अपने जीवन का 36 साल आपने कांग्रेस को दिया? सबसे अगर पहली बात करूं, सर्वधर्म समभाव, इक्वलिटी, सर्वधर्म समभाव, हार्मनी, सद्भावना, सारे समाज को, सारे समुदाय को, सारे जाति धर्म को एक साथ समेटना, ये कांग्रेस की सबसे बड़ी विशेषता थी। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, सिर्फ एक भारतीय, और वो कांग्रेस ने दिया। वो विचारधारा ऐसी है कि आज भी हम उसको बांट रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये धर्म से उठकर कुछ करे, और पार्टी का सबसे बड़ा सेकुलरिटी जो है, सेकुलरिज्म जो है, वो मुझे बहुत टच किया और इसकी वजह से मैंने पार्टी को चुना कि यही पार्टी है जो बेहतर लोगों को भविष्य दे सकती है, बेहतर विकास दे सकती है। और हमने देखा है, अगर हम इंदिरा जी की बात करें, हम छोटे होते थे लेकिन क्या नहीं किया इंदिरा जी ने, 20 सूत्र कार्यक्रम की अगर हम बात करें, आज महिलाओं को पंचायत में अगर 50% अगर रिजर्वेशन मिला तो वो इंदिरा जी की सोच थी। अगर हम बात करें 18 साल के बच्चों को राइट दिया वोट का, वो अगर सोच थी तो राजीव जी की सोच थी। उस सोच को अगर हम देखें तो आज चौके चूल्हे से निकल के आज महिलाएं राजनीति में खुली हवा में सांस लेती हैं, बहुत बेहतर पुरुषों के मुकाबले अगर राजनीति में भागीदारी करती हैं। तो मैं कहती हूँ उसमें अगर कोई पार्टी का अगर बहुत ज़्यादा योगदान रहा है तो वो कांग्रेस का रहा है। मैडम, अगला सवाल आपसे कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि आपने बताया कि कांग्रेस ने, जो कांग्रेस की सबसे अच्छी चीज़ आपको लगी वो सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता है ना, सर्वधर्म समभाव, सद्भावना, हार्मनी, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी। चलिए, अब थोड़ा सा मैडम, ये 2022 चल रहा है, ठीक है ना? 2022 में कांग्रेस की हालत इतनी ख़राब क्यों हो गई है? बीजेपी का ये दावा है, बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस का पूरे भारत से सुपड़ा साफ हो गया है, अब इनकी वापसी मुश्किल है। क्या कहना है इस पर? देखिए, ऐसा है, बीजेपी को मैं ये बहुत जल्दी याद दिलाना चाहती हूँ कि जो यूपी के चुनावों में आपकी कैंडिडेटों की जो हालत हुई है,
शायद मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे भारत को पता है कि आपके कैंडिडेटों को पब्लिक एंट्री नहीं दे रही है। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि कांग्रेस कहाँ खड़ी है और आप कहाँ खड़े हैं। अगर हम बात करें मीडिया की, माफ़ करना, हम सोशल मीडिया पे आज हम निर्भर हैं। इसलिए निर्भर हैं कि जो मीडिया, नेशनल मीडिया है, वो मोदी जी का पूरा गुणगान करता है। अगर 24 घंटे के अंदर नेशनल मीडिया सच्चाई बताने लग जाए या बिल्कुल साइलेंट हो जाए तो पता चल जाएगा कांग्रेस धरातल में है और बीजेपी नहीं है। लेकिन उनके पास में जुमले हैं। अगर जुमले ही नहीं छोड़ेंगे तो मोदी जी को या उनकी पार्टी को पूछेगा कौन। कांग्रेस जहाँ भी आप प्रांतों में वोट परसेंट देख लीजिए, आप हर जगह देख लीजिए कि कांग्रेस का कितना अच्छा प्रदर्शन है। लेकिन आपका सिस्टम आपके हाथ में है और ये भी फैक्ट है कि आज देश को चलाने वाले लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा विस्तार में बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी कुछ भी संभव है। तो मैडम, आपने एक आरोप मीडिया पे लगाया कि मीडिया योगी और मोदी के अलावा कुछ नहीं दिखाती है। कहाँ तक ये सही है? देखिए, मैं तो कहूँगी कि अगर 100% कहें, आज हमें सोशल मीडिया की ज़रूरत क्यों पड़ी। मीडिया का मतलब है निष्पक्षता। मीडिया का मतलब है वो सच्चाई जो छुपी हुई है उसको उजागर करना। पहले कहीं मीडिया आता था, मीडिया पे कोई न्यूज़ आती थी तो लोग उसको बड़ा उत्सुकता से देखते थे। लेकिन ज़्यादातर लोग अब कहते हैं नेशनल टीवी चलो बंद करो, पता नहीं ये मोदी जी के बारे में दिखाएगा या योगी जी की। बात नहीं है, बात है आप हिंदू मुस्लिम कहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, क्या 70 साल से इस भारतवर्ष के अंदर हिंदू मुस्लिम का कभी आपने लोकल समुदाय में या समाज में या मोहल्ले में या गली में झगड़ा सुना? 70 साल में कभी हिंदू के संग अत्याचार हुआ? क्या किसी मुस्लिम ने हिंदू बस्ती को ख़त्म किया? क्यों इस तरीके की भावनाओं को उजागर किया जा रहा है? क्या हमें 40 साल पहले जाति धर्म में बांटा नहीं जा रहा? क्या हमें पुराने गुलामी के दिनों को याद नहीं कराया जा रहा? एक सेकंड आपको रोक रहा हूँ। आपके कहने का मतलब ये है कि जो मीडिया, नेशनल मीडिया है, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। देखिए, पूरी इशारा इस तरफ है। पूरी तरफ निष्पक्षता से नहीं दिखा रही है। आज भी नेशनल मीडिया यदि सच्चाई दिखाने लग जाए, आपके पास में 4 पॉइंट हैं, 4 पॉइंटों पे आप बात करते हैं सारा मीडिया, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान। इसके अलावा चौथा न्यूज़ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, मोदी जी ने कितनी यूनिवर्सिटी बनवाई है, कोई विकास पे कोई चर्चा नहीं है। कोई चर्चा नहीं है। अगर आप कहीं पर भी जाके 100 फीट की मूर्ति बना देंगे तो मोदी जी, उससे देश का भला होने वाला नहीं है। आप 4 फीट की मूर्ति बनाते, अगर 4 आप यूनिवर्सिटी खोलते तो शायद उसमें 4000 बच्चे एजुकेशन लेके आते। हम ये कहना चाहते हैं। आप एक तरफ इशारा ये भी कर रही हैं कि जो सोशल मीडिया है एक अल्टरनेटिव मीडिया के रूप में ये उभरा है, तो ये एक चुनौती है नेशनल मीडिया के लिए। बिल्कुल चुनौती है और मेरे ख्याल से उनको समझ जाना चाहिए कि अगर आप नहीं तो वो अंत नहीं, आपके अलावा भी विकल्प हैं। विकल्प है, यस, विकल्प है। और सोशल मीडिया इसके लिए बहुत ज़्यादा, मैं कहती हूँ, सशक्त है, निष्पक्ष है। अगर सच्चाई है तो सोशल मीडिया दिखाता है। दूसरे सवाल पे, हम अगले सवाल पे आगे बढ़ेंगे मैडम। कांग्रेस पार्टी पूरे इंडिया में, भारत में, दिल्ली में कांग्रेस का, शीला मैम का 15 साल तक का यहाँ पे दिल्ली में कांग्रेस का शासन रहा है। एक लंबी हिस्ट्री रही है कांग्रेस की दिल्ली में। और UPA 1 और UPA 2 कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही है। आखिर वो क्या कमियां थी, आखिर वो क्या वजह थी, कहाँ पर वो दिक्कतें आई पॉलिसी में, या कांग्रेस की जो नेशनल लेवल की नेतृत्व है वहाँ पे कौन सी ऐसी दिक्कतें आई जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी जनता के दिल से उतर गई? देखिए, ऐसा है, अगर हम बात करें पॉलिसी की, आज भी भाजपा के पास में किसी तरह की पॉलिसी नहीं है। हम दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली में शीला सरकार के अंदर 15 सालों में जो विकास हुआ है वो आज भी, चाहे वो पक्ष में है या विपक्ष में, लेकिन चाहते ना चाहते हुए भी वो ज़रूर कहते हैं कि अगर दिल्ली के अंदर विकास हुआ है तो शीला सरकार के अंदर। अगर हम बात करें फ्लाईओवर की, ये कहीं पर भी अपने बोर्ड लगा ले, फ्लाईओवर जो सोच थी कांग्रेस की सोच थी। अगर हम बात करें पॉल्यूशन रहित दिल्ली को बनाने की, वो शीला जी की, ग्रीन दिल्ली। अगर हम बात करें लो फ्लो बसों की, ये कांग्रेस की देन थी। अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, जो भी दिल्ली में बनी है वो सब शीला जी के टाइम में बनी है। सारा काम मैडम आपके अनुसार शीला जी ने करवाया, जनता भी ये कहती है। तो फिर जनता के दिल से
शीला सरकार या कांग्रेस जनता के दिल से क्यों और कैसे उतर गई? और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि कांग्रेस अब 14 साल के वनवास पे चली गई है। देखिए क्या कहना है? मैं तो ये कहूँगी कि वनवास किसका कब होता है ये आने वाला समय ही बताएगा। 15 सालों में क्या चूक हुई है मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी। पॉलिसी हमारी बहुत सॉलिड है। अगर हम लाडली योजना की बात करें, आप जानते हैं कि दिल्ली में पढ़ने वाली बच्ची को जब वो 12वीं क्लास पास करती थी तो उस गरीब परिवार को 1.5 लाख रुपए मिलता था। ये हमारी योजनाएं थी डायरेक्ट गरीब आदमी को घर तक लाभ पहुँचाने की। अगर हम बात करें 30 रुपये में, मात्र 30 रुपये में 30,000 का इलाज आप किसी भी हॉस्पिटल में करा सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम रही कि झूठ का बहुत बड़ा पुलंदा आया। हमारे सामने जो व्यक्ति आया वो आंदोलन की आड़ में आया राजनीति करने के लिए, जिन्होंने सपने बेचे और दिल्ली वालों ने शायद वो खरीद ली। नाम ले लीजिए ना। केजरीवाल जी, डेफिनेटली अरविंद केजरीवाल जी, उनके सपने लुभावने थे, लोगों को अच्छे लगे उस समय, लेकिन उनको ये नहीं पता था क्या होगा। सपनों में तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी का विकास का पूरे दिल्ली में दावा और भारत में विकास काफ़ी हद तक कांग्रेस ने किया है। हम भी एक जिम्मेदार मीडिया होने के नाते हम ये बात कहेंगे, लेकिन कांग्रेस का एक तरफ सारे काम का दावा, विकास का दावा, लेकिन केजरीवाल के 2 दावे, मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी, सब कुछ खा गई। देखिए ऐसा है, मुफ्त बिजली मुफ्त पानी की बात करिए तो मुझे बहुत अच्छा जुमला याद आ गया कि अब तो मुफ्त शराब भी हो रही है, एक के साथ एक ले लो। इसका मतलब पहले घर में पिताजी पीते होंगे तो आज 2 बेटों को उनको गिफ्ट दिया जा रहा है। तो ये सारी मुफ्त का मतलब है हमें आप निकम्मा कर रहे हैं, हमें आप इतना आलसी बना रहे हैं कि हम कमाए नहीं। पानी बिजली पर क्या जीवन निर्भर है? क्या एजुकेशन नहीं चाहिए? आज ठेकों पे जो लाइन लग रही है क्या वो यूनिवर्सिटी में नहीं होनी चाहिए? आज ठेकों के आगे बड़े बड़े युवा बच्चे हमारे खड़े हुए हैं, उनसे पूछिए कि उनके पेरेंट्स को यही उम्मीद थी इस सरकार से कि हमारे बच्चों का फ्यूचर ये होगा कि वो शराब पिए। एक कहता है पकौड़े बेचो, एक कहता है कि शराब पियो। ये क्या है? मैं ना रितु सिंह चौहान से नियो इंडिया न्यूज़ ये जानना और समझना चाहता है कि आपने 35-36 साल कांग्रेस में आपने बिताए हैं मैडम, आखिर वो एक सबसे बड़ी वजह आप क्या देखती हैं जो एज ए आप उसको कमियां माने या आप उसको कुछ एक लूप होल माने, जिससे आपका जो दिल्ली का वोटर है, पूरे भारत का वोटर, मैं दिल्ली की भी बात कर रहा हूँ और भारत केंद्र की भी बात कर रहा हूँ, पूरे इंडिया की, वो शिफ्ट होकर के केंद्र में बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया और दिल्ली में केजरीवाल की तरफ आपका वोटर शिफ्ट हो गया। एक बड़ा लूप होल कांग्रेस के लिए आप क्या देखती? कांग्रेस ने झूठ नहीं बोला। अगर मैं बात करूं बिजली पानी की, बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारे लीडर्स ने पहले उठाया था। पहले बिल आया करते थे 55 दिन के अंदर। अगर आज हम बात करें तो बिजली के बिल आते हैं, माफ़ करना, 25 दिन के अंदर। अगर हम उसको डबल मल्टीप्लाई करते हैं तो बात वही है। मैडम अगले सवाल पे हम आगे बढ़ेंगे। रितु सिंह चौहान जी ने 16 नंबर वार्ड की जनता के लिए क्या प्लान आपने बना रखा है? कौन से ऐसी चीज़ें हैं आपके पास जो आप जनता के बीच में अगर आप जाएं तो जनता आपको हाथों हाथ सर आँखों ले आपका स्वागत करे? क्या आपने प्लान आपने बना रखा है? देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे वार्ड में आप जहाँ भी जाके देखेंगे नालियाँ ब्लॉक हैं। घर के अंदर वो गंदा पानी और दुर्गंध आती है कि शायद बैठना बहुत दुर्लभ है। मुझे सबसे पहले नालियों का निकास करना है, जो एक कॉमन प्रॉब्लम है और मेजर प्रॉब्लम है। अगर हम बात करें दूसरी प्रॉब्लम की तो उसमें बहुत सारी। एक सेकंड आपको रोक रहा हूँ मैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत आप अपने 16 नंबर वार्ड में सबसे बड़ी दिक्कत आप नालियों की आप देखती हैं, साफ सफाई की देखती हैं? बिल्कुल नहीं है, साफ सफाई के अलावा निकास नहीं है, निकास भी नहीं है। जब आपका इशारा नालियों के दोबारा बनने की तरफ है, क्योंकि क्या होता है कि जब जब कोई निगम पार्षद आता है, सिर्फ नालियों का वो क्या करता है, 2 ईंट लगवाई, हल्का सा प्लास्टर करवाया, बजट पास। लेकिन ये कभी नहीं देखा कि आपके घर के सामने बहने वाली नाली आखिर जा कहाँ रही है, उसका पानी है निकल रहा है या वो ब्लॉकेज है। नालियों का कोई निकास नहीं है, घरों के आगे गंद, यहाँ तक कि घर का दुर्गंध, सब कुछ वहाँ गिरा हुआ है। दूसरी बात करें हम नालियों के अलावा पार्कों की, पार्क बैठने के लिए होते हैं, सुकून से घंटे 2 घंटे फैमिली बच्चों को लेकर बैठा जाए। ऐसा कोई डेवलप पार्क नहीं है जहाँ फैमिली अपने बच्चों को ले जाएं। पार्क बनाने हैं, पार्कों को बहुत बढ़िया सुंदर बनाना है, सफाई
बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मोदी जी बात करते हैं कि स्वच्छ भारत। मैं तो कह रही हूँ आप आएँ तो हमारे वार्ड में आके देख लें कितना स्वच्छ भारत है। आपकी नगर निगम में सरकार है, क्या आपने कभी आके देखा है कि दिल्ली के अंदर कितनी गंदी बस्तियाँ हैं? अगर हम भारत की राजधानी कहते हैं तो हमें शर्म आती है। आप अगर स्वच्छ भारत की बात करते हैं तो कम से कम एमसीडी के लोगों को, अपने निगम पार्षदों को तो टाइट करिए कि क्या करते हैं वो। तो पानी से लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम से, और मेजर जो मैं करना चाहती हूँ इस वार्ड के मेरे ये नालियों की निकास पे ही हम पहले एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि ये वार्ड का मेजर आपने इशू बताया है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? 5 साल में जो करंट निगम पार्षद हैं, क्या उन्होंने कुछ भी नहीं किया? जनता का जो पैसा है वो तो मिलता है, विधायक फंड हो गया, निगम पार्षद फंड हो गया, वो सारे पैसे उसके लिए किसे आप जवाबदेह मानती हैं? देखिए ऐसा है, इसमें नगर निगम के निगम पार्षद और अगर मैं कहूँ दिल्ली सरकार, क्योंकि बड़े जो नाले हैं वो पीडब्ल्यूडी के होते हैं। पीडब्ल्यूडी आप जानते हैं सेंटर और स्टेट के अंदर काम करते हैं। पीडब्ल्यूडी आपका एमएलए के अंडर में आ जाता है, जो विधायक होता है अपने एरिया का। और नगर निगम के छोटी रोड और छोटे नालों की बात करें तो नगर निगम में होता है। इन दोनों के बीच में समन्वय बनाता है जो जीता हुआ निगम पार्षद है। उसको कितनी चिंता है अपने वार्ड की। अगर उसको चिंता है कि मेरे वार्ड के लोग परेशान हैं, गंदी नालियां हैं, इनका निकास नहीं है, बार बार अगर आपको ये कंप्लेन की जाती है और आप अनसुना करके दूसरे वार्डों में भाग जाते हैं या आप विकास नहीं करते, इसके डर की वजह से आप पार्टी बदल लेते हैं, मैं ऐसे लोगों को भी जिम्मेदार कहूँगी। तो रितु सिंह चौहान जी के अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग, क्या जो करंट जो निगम पार्षद 16 नंबर वार्ड के, उन्होंने कुछ भी विकास नहीं किया? देखिए मैं तो कहूँगी कि दिल्ली के अंदर वो तो उनका तो रिकॉर्ड ही बन गया है, कांग्रेस से सब कुछ लिया, कांग्रेस ने उनको सब कुछ दिया और आज वो सिर्फ इसलिए गए कि इस वार्ड से मैं हार जाऊंगा। तो ऐसे शून्य लोगों को हम क्या कहें। और उसके साथ साथ हम उसकी बात भी करना जरूर समझेंगे जहां आप सरकार बनाए बैठे हैं। आज नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक सेकंड में आपको रोक रहा हूँ। मुकेश गोयल जी की तरफ आपका इशारा है, 25 साल वो भी कांग्रेस में रहे, तो ये आखिर कांग्रेस की कौन सी नेतृत्व ने उनका दिल दुखा दिया जो उनको जाना पड़ा, या कुछ और वजह रही आपके? कांग्रेस ने, क्योंकि आप भी कांग्रेस में हैं। कांग्रेस ने शायद उनको इतना दिया है कि वो उसको ठीक से समा नहीं पाए, उसको ठीक से समेट नहीं पाए। कांग्रेस ने उनको निगम पार्षद बनाया, कांग्रेस ने उनको इतनी जगह पहुंचाया, बड़ी बड़ी समितियों का अध्यक्ष बनाया और उनको 4 नहीं 5 बार नगर निगम में भेजा। लेकिन उनकी क्या खासियत रही कि उन्होंने किसी वार्ड में काम नहीं किया। अच्छा, वार्ड में काम नहीं किया? डेफिनेटली नहीं किया। और आज ये जीता जागता नमूना है कि पहले वो जहाँ से लड़ते थे अगली बार वार्ड में चले जाते थे। अब गिने चुने 3 ही वार्ड है आदर्श नगर विधानसभा में, 3 वार्ड, 3 वार्ड है। तीनों वार्डों में वो घूम लिए, भ्रमण कर लिया। अब कहाँ जाएंगे? उन्होंने सोचा शायद हो सकता है किसी और के सारे मेरी नैया पार हो जाए, लेकिन जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है मैडम। अगले सवाल पे हम आगे बढ़ेंगे। 16 नंबर वार्ड के लिए रितु सिंह चौहान जी के पास विकासकारी, कल्याणकारी क्या योजनाएं हैं जो जनता के दिल को छुए और आपको जनता स्वीकारे? देखिए ऐसा है, इसकी 2 और भी चीज़ें हैं जिनके बारे में बताऊंगी। हमारे वार्ड में 84 राइट्स के माइग्रेंट भी रहते हैं, पंजाब माइग्रेंट भी रहते हैं। उनकी बहुत लंबे समय से ये समस्या चल रही है कि उनके मकानों को नियमित किया जाए, जिसके लिए मैंने बहुत लड़ाई लड़ी है और उनका अभी सर्वे बाकी है। एक सर्वे होगा C कैटेगरी के लोगों का, जिसे अगर मुझे जनता ने और पार्टी ने मौका दिया तो डेफिनेटली मैं उनका कराऊंगी। ये आप बात कर रही हैं जो 1984 में जो सिख दंगा हुआ था, उन जो उससे पीड़ित लोग थे उनके यस वो हम हक के बारे में, उनके अधिकार की बात कर रही हूँ। उनको नियमित किया जाए, जिन मकानों में वो रहते हैं। अभी तक नियमित नहीं किया गया? यहाँ नहीं है, दिल्ली के अंदर 7 ऐसे कैंप थे पंजाब माइग्रेंटों के। अगर हम मंगोलपुरी की बात की जाए, अगर हम बात करें कल्याणपुरी की बात की जाए, अगर हम यूथ हॉस्टल की बात करें, अगर हम पीरागढ़ी की बात करें, अगर हम जहांगीरपुरी की बात करें, तो मात्र एक ऐसा कैंप रह गया है जहांगीरपुरी
जहां अलॉटमेंट नहीं हुआ है। अच्छा, जहांगीरपुरी भी एक कैंप था जो कि अभी तक अलॉट नहीं हुआ है, और रितु सिंह चौहान का ये दावा है कि आप अगर सत्ता में, शासन में आती हैं तो आप उसको पूरा करवाएंगे। इसके लिए पूरी लड़ाई लड़ूंगी, क्योंकि जब लोगों को अलॉटमेंट देने हैं तो कब देंगे, उसके लिए हम कार्रवाई करें। हमने पॉलिसी के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है। एलजी साहब ने ऑर्डर भी किए कि इनकी पॉलिसी बनाओ, मेरे पास में ऑर्डर हैं। मतलब इस पे संघर्ष आपका जारी रहेगा। और आप अपने इस 16 नंबर वार्ड में और बड़ी बड़ी क्या दिक्कतें देखती हैं, क्योंकि आपका वार्ड एक छोर से दूसरे छोर तक आपका जाता है। यहाँ पर आपकी जहांगीरपुरी H123 है, यहाँ पे झुग्गियाँ भी हैं, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। वहाँ पे हमारी ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट है, हालात वहाँ पे अच्छे नहीं है, साफ़ सफाई नहीं है, नालियों की निकास की आप बात कर रही थी वो नहीं है। आपका सराय पीपल थला है, संजय नगर महेंद्रा पार्क है, रामगढ़ है, पंजाबी कैंप, आप यहाँ बैठे हुई हैं। आपके इस पूरे वार्ड में मैडम और बड़ी दिक्कतें आप क्या देख रही हैं? देखिए, ऐसा है, जैसा मैंने बताया, नालियों का निकास, गंदगी, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी कि इस वार्ड को नंबर 1 पे, नंबर 1 पे। दूसरी हमारी बात है बुजुर्गों के लिए एक सुकून भरा एक ऐसी जगह हो, लाइब्रेरी वगैरह होनी चाहिए। लाइब्रेरी होनी चाहिए। बारात घर बहुत ज़्यादा नहीं है, लोगों को प्रॉब्लम होती है, खुले में रोडों पे वो बेचारे शादियां करते हैं, आखिर उनके पास में विकल्प नहीं। कम्युनिटी हॉल वगैरह ये सब बेसिक चीज़ें हैं जिनको मैं चाहती हूँ। पार्क की भी आप दिक्कत बता रही। पार्क की बिल्कुल ही समझ लीजिए कि पार्क की अगर रख रखाव की बात करें वो तो बिल्कुल ही है ही नहीं, लेकिन गंदगी इतनी है कि आप बैठना तो दूर की बात है, आप वहाँ से निकल नहीं सकते। यहाँ आपके 16 नंबर वार्ड में स्वास्थ्य पे, हेल्थ पे आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा है, स्वास्थ्य के लिए डिस्पेंसरीज ज़्यादातर बंद हो गई थी, गिनी चुनी 2-4 डिस्पेंसरी। कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से यहाँ पे? देखिए, ऐसा है, कम से कम वार्ड में 4 से 5 डिस्पेंसरियाँ चलनी चाहिए। 4 से 5 होनी चाहिए कम से कम। प्राथमिकता है, और ये लोगों की हेल्थ से रिलेटेड है, महिलाओं की हेल्थ से रिलेटेड है। इन सारे सब्जेक्ट पे मैं काम करूंगी जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। अगर मैं कह दूं कि आसमान से तारे तोड़ लाऊंगी तो वो संभव नहीं है, लेकिन हाँ, तारे तोड़ने की कोशिश जरूर करूंगी जी, और कोशिश करने वालों की कभी नहीं होते। बिल्कुल सही बात है मैडम, ये बहुत अच्छी लाइन है। रितु सिंह चौहान जी ने अभी एक शब्द का यूज़ किया कि मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। मैडम, क्या आप हमारे दर्शकों को निगम पार्षद के 5 बड़े काम आप बता सकती हैं जनरल नॉलेज और जानकारी के तौर पे? ग्रीनरी, सफाई, नाली, खरिंजे, लाइब्रेरी, प्राइमरी स्कूल, ये ज़्यादातर हमारे। इसको थोड़ा सा डिफाइन भी कर दें, थोड़ा आप एक को। देखिए, ऐसा है, साफ सफाई, हरियाली, जिससे मन खुश रहता है। साफ सफाई, चाहे सड़कों की साफ सफाई हो, झाड़ू लगना हो, नालियाँ साफ सफाई, नालियों का निकास, नियमित रूप से पार्कों की देखभाल, पेड़ पौधे, पौधारोपण। और अगर हम बात करें, जैसे मैंने बताया, लाइब्रेरी की बात करें, लोगों को आने जाने के लिए, बैठने के लिए कुछ अच्छी चीज़ें, जिससे बच्चों का भी ज्ञान बढ़ता है, बुजुर्गों को भी सुकून मिलता है, ये सारी चीज़ें। उसके साथ में विकास का मतलब है, आप देख रहे हैं कि मेरे वार्ड को क्या ज़रूरत है, ऐसी कौन सी चीज़ जो वार्ड के लोग उसके लिए तरस रहे हैं या परेशान हैं। लंबे समय तक हमारा संघर्ष रहा है कि हम इसमें बारात घर जरूर बनवाएं। यहाँ आपके 16 नंबर वार्ड में बारात घर होनी चाहिए। एक बारात घर मैं कहूँगी कि मैं बनवाया, मैं निगम पार्षद नहीं हूँ, ना कोई एमएलए रही हूँ, हाँ, लेकिन मेरे अथक प्रयासों से, मतलब आप कहिए कि मैंने उसके लिए बहुत लड़ी है और रामगढ़ में वो बारात घर बनके लोगों की सेवा में है। अच्छा, ये जो रामगढ़ का जो मेन रोड पे बारात घर बना है वो आपके प्रयासों से बना है? यस, मेरी उसमें बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। एक अच्छी पार्लियामेंट के फंड से बना है, लेकिन उसके लिए जागरूक करना, उन तक पहुंचाना, लोगों की बात करना, संघर्ष यानी रितु सिंह चौहान कह रहा है। और वो कॉलोनी के लोग बताएंगे। कभी आपका रामगढ़ में अगर कहीं आपका दौरा हो तो आप पूछिएगा, वहाँ के लोग बताएंगे। बिल्कुल मैडम, हम जनता के बीच में आपके वार्ड 16 में हम जाएंगे, और हमारा एक शो भी चलता है वोटर की हुंकार, तो हम आपके इलाके में 16 नंबर में जाएंगे और वहाँ की जनता से हम राय भी लेंगे। अगले सवाल पे मैडम हम आगे बढ़ेंगे कि अभी आपने एक शब्द का यूज़ किया कि जनता की जो सबसे सीवर डिमांड होती है, आपके 16 नंबर वार्ड में ये काम तो होना ही चाहिए था, क्योंकि आप भी राजनीति में लगभग 35 साल से हैं, तो एक सबसे बड़ा काम पिछले 5 साल में जो 16 नंबर वार्ड की जनता के लिए होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अगर जनता आपको जिताती है तो आप वो करेंगी? प्राथमिक तौर पर साफ सफाई,
जो जनता आज तरस रही है, 5 साल में हालत और भी बद से बदतर हो गई है। तो मैं ये कहूँगी सबसे पहले मेरी प्राथमिकता है क्षेत्र के लिए कम से कम दूसरे लोग देखने आएँ। अगर मुझे मौका मिले तो इस वार्ड को मैं एक आदर्श वार्ड बनाना चाहती हूँ। ऐसा वार्ड जहाँ बहुत साफ़ सफाई हो, कहीं भी आप बैठें, कहीं से निकले नालियाँ साफ़ हों, खरिंजे हों, सड़कें हों मजबूत, लाइट की अच्छी व्यवस्था हो। नगर निगम में मैंने देखा जिन पार्कों में लाइट लगी है वो लाइट जलती ही नहीं है। ऐसी फ़ायदा क्या? हमें उन चीज़ों को देखना है। देखेंगे क्या? मेंटेनेंस ज़रूरी है। आप एक बार लगा देंगे उसके बाद में ये नहीं है कि वो सफिशेंट है, उसकी मेंटेनेंस भी ज़रूरी है। मैडम, आप एक महिला हैं और आपने समाज में बहुत काम किया है, सामाजिक कार्यकर्ता भी आप रहीं, आप एक पत्रकार भी रहीं और फिर आप राजनीति में आ गई। आप महिलाओं को, वार्ड नंबर 16 की महिलाओं को, पूरी दिल्ली की महिलाओं को और गर्ल्स को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे बड़ा संदेश देना चाहती हूँ, आप आदि आबादी की मालिक हैं। जैसे हमारी नेत्री आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने एक नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अपने अधिकार को पहचाने और हमारे भाई, हमारे पुरुषों के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर आप चलें। महिलाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि आज नारी चौके चूल्हे तक सीमित नहीं है। आज प्लेन में अगर लड़की है तो वो आज पायलट भी है, अगर वो लड़की है तो आज इंजीनियर भी है, अगर वो लड़की है तो आज डॉक्टर भी है। और आज गांव के अंदर चले जाइए, पंचायतों में प्रधान बैठी हैं वो महिलाएं। यही संदेश देना चाहती हूँ, अपने अधिकार को पहचानिए और अपनी लड़ाई को जारी रखिए। प्रियंका जी आपका नेतृत्व कर रही हैं महिलाओं का, और उसके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा कि देश की आधी आबादी हम हैं और हमसे पूरा देश मिलता है। बिल्कुल, आपने सही बात कहा मैडम कि जो महिलाएं हैं समाज में नारी जननी होती है, सब कुछ उन्हीं के हाथ में होता है। हम शो को कंक्लूड करेंगे। मैडम, एक आखिरी सवाल ये होगा कि रितु सिंह चौहान अपनी जो 16 नंबर वार्ड की जो जनता है उनसे क्या कहना चाहती? देखिए, आपसे मैं यही अपील करना चाहती हूँ, यदि आपने और पार्टी ने मुझे मौका दिया तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले होता है सम्मान। जो मैं हमेशा करती हूँ, काम दूसरा है जो मैं हमेशा करती हूँ। और आज भी आपसे मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि मुझे अगर आपने मौका दिया तो इस वार्ड में आपको नेताओं के प्रति नफ़रत ख़त्म कर दूँगी। सिर्फ काम ही काम होगा, यही कहना चाहती हूँ। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार और आपका अगर मुझे टिकट मिला तो वोट मुझे। हम बिल्कुल इसी हम सवाल पे आ रहे हैं कि कांग्रेस आला कमान से आपकी क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि ये जो हमारा शो है ग्राउंड ज़ीरो कार्यकर्ता, क्या मौका मिलेगा? क्या आप आला कमान से उम्मीद कर रही हैं? देखिए, आला कमान भी जानता है कि क्षेत्र में काम कौन करता है। इतने सालों से पार्टी का नेतृत्व क्षेत्र में कौन करता है। हमें चुनकर नहीं भेजा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल अपने घर में बैठ जाएं। 12 महीने 24 घंटे में 18 घंटे रितु सिंह चौहान के पब्लिक में कटते हैं। वो 18 घंटे के बिहार पर हमारा नेतृत्व भी, हमारा जो हाईकमान है उनको भी पता है। आज हालात वो नहीं है कि हम किसी महिला को घर से निकाल के कहें कि आप उम्मीदवार हैं। आज हालात हैं कि हम सशक्त उम्मीदवार दें ताकि हम चुनौती दे सकें। जो झूठ के लोग हैं, जो झूठ बोलने वाली पार्टियां हैं, उनको हम उजागर कर सकें। और उजागर वही करेगा जो पब्लिक के बीच में रहेगा। तो मेरी उम्मीद है, बाकी डिसीजन हाईकमान का है, जो भी वो करेंगे मुझे मंजूर होगा। मैडम, अपने शो को कंक्लूड करेंगे। अंत में आप चंद शब्दों में कोई ऐसी बात 16 नंबर वार्ड की जनता के साथ आप शेयर करना चाहें जो मतलब आपके अकॉर्डिंग वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, हमारी जनता तक वो बात पहुंचनी चाहिए, 16 नंबर वार्ड की जनता तक वो मैसेज पहुंचनी चाहिए, वो बात कौन सी आप बताना चाहेंगे? काम किया है, काम करेंगे, कभी नहीं आराम करेंगे। एक बार मौका दें, दोबारा किसी तरीके का आपको निराश नहीं करेंगे। यही मेरा। ये बहुत ही बेहतरीन लाइन थी 16 नंबर वार्ड की जनता के लिए कि काम किया है और काम करेंगे, कभी निराश नहीं करेंगे। आप देख रहे थे नियो इंडिया न्यूज़। ये नियो इंडिया न्यूज़ का शो था ग्राउंड ज़ीरो कार्यकर्ता, क्या मौका मिलेगा? वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद अली के साथ मैं आज़ाद कबीर, नियो इंडिया न्यूज़।